हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी का पेपर, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे पेपर 1 का मैथ्स पार्ट का पूरा कंप्लीट एनालिसिस कि किस प्रकार से प्रश्न आया है। और आगामी एग्जाम में देखिए, अभी आपका तो फिलहाल सीजी टेट का तो हो गया, लेकिन अभी आपका जो शिक्षक भर्ती आएगा उसमें किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है अपना, 91 से स्टार्ट होता है। मुझे ये जो क्वेश्चन पेपर मिला है ये आपका सेट सी का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। देखिए क्या दिया है कि सुमेलित कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप चाहो तो हिंदी से भी पढ़ सकते हो, चाहो तो आप इंग्लिश का भी पढ़ सकते हो। देखिए क्या दिया है, सबसे पहले सुमेलित कीजिए। हमें देखिए सुमेलित करना है, ठीक है। आपका जो मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था, चाहे आपका न्यूमेरिकल का हो चाहे आपका पेडागोजी का हो, ज़्यादातर आपको कूट भाषा में पूछा गया था और सुमेलित से पूछा गया था। अब देखिए बैंकिंग मॉडल, सबसे पहले ए में क्या है दोस्तों, बैंकिंग मॉडल। अब हम देखेंगे ऑप्शन को, ठीक है। बैंकिंग मॉडल क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था बैंकिंग मॉडल क्या होता है, प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होता है, रचनावादी मॉडल क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया था। मैं जहाँ तक आपको पढ़ाया हूँ मैथ्स में पूरा 100 to 100 प्रश्न आपको आया हुआ है हमारे ही क्लास से, ठीक है। पूरा 100% आपको पूछा गया है। तो फिर देखिए क्या दिया दोस्तों, सबसे पहले बैंकिंग मॉडल। अब बैंकिंग मॉडल में मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, बैंकिंग मॉडल मतलब रटना या फिर याद करना। अब देखिए हम ऑप्शन पे चलते, देखिए क्या दिया है कि सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना एक कथन जिसे प्रायः बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है, या फिर पढ़ी गई बातों को ठीक तरह से दोहराना। ठीक है, दोहराना आपका किस में आता है दोस्तों, ये आता है आपका याद करने में, ठीक है। तो आपका ए का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो सबसे पहले हम मिलाएंगे, देखिए ए का 3 किस में दिया है, आपका दिया है बी और सी में, ठीक है। आपका ये ऑप्शन है और ऑप्शन डी तो पहले ही गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं हम रचनावादी मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल में क्या दिया है। देखिए उसके बाद क्या दिया है, रचनावादी मॉडल। अब देखिए हम ऑप्शन को भी देखते हैं, रचनावादी मॉडल का क्या हो जाएगा, देखिए सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना, ठीक है। ये आपका किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, सक्रिय रूप से। देखिए हम बच्चे को एक बार बस हम उसको एक आइडिया के तौर पर दे देते हैं, फिर बच्चा खुद से प्रैक्टिस करके खुद से वो करके सीखता है, ठीक है। तो सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना, ये आपका किसके अंतर्गत आता है, ये आता है आपका रचनावादी मॉडल के अंतर्गत। तो आपका बी का 1 होना चाहिए, ठीक है। तो बी का 1 देखिए किस में दिया, आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल मिलाते चलिएगा, यहाँ पर आप इसको आप चाहो तो नीचे करके और देख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया गया है। और देखिए दोस्तों, आज मैं आपको जो भी आंसर बताऊँगा ये आपका संभावित आंसर है, क्योंकि व्यापम का कोई भरोसा नहीं। व्यापम क्या करता है, कई कई क्वेश्चन को विलोपित कर देता है, या फिर व्यापम किस प्रकार से इसका आंसर लेगा, ठीक है। ये तो व्यापम को ही पता है, जब तक इसका आंसर की नहीं आ जाता तब हम इसको एग्जैक्ट आंसर नहीं मान सकते। तो आज हम जो भी आंसर देखेंगे दोस्तों, ये सभी आंसर आपका संभावित होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 92। देखिए क्या दिया है, एक रचनावादी कक्षा की विशेषता है। अब देखिए बच्चा शिक्षा का अच्छा ग्रहण करता होता है, ठीक है। देखिए रचनावादी कक्षा, ठीक है, आप चाहो तो इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो। बच्चा शिक्षण का अच्छा ग्रहण करता होता है, वह शिक्षकों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सी में क्या दिया, वह प्रश्न करने और अपने तर्क रखने के लिए स्वतंत्र होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। वह तर्क करने में और अपनी बातों को रखने में स्वतंत्र होता है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसे सिखाई गई विधियों के अभ्यास के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। देखिए आप चाहो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट, अगर आपको आंसर पता है, वैसे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, पॉजिटिव टैग वर्ड, ठीक है, और निगेटिव टैग वर्ड। यहीं से आप बहुत सारे पेडागोजी और सीडीपी के क्वेश्चन को बना सकते हो, बस इसी टैग वर्ड का यूज करके। देखिए इसमें हम कैसे निगेटिव टैग वर्ड का यूज करेंगे। देखिए पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड क्या आ जाता है कि रचनावादी कक्षा में क्या हो जाएगा, देखिए उसमें वहाँ तो हम अभ्यास नहीं कराएंगे, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया, बच्चा शिक्षण का अच्छा ग्रहण करता होता है, ठीक है। तो खाली शिक्षण को ग्रहण करना ही जो है सीखने का रचनावादी मॉडल के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। उसमें हमें अपना तर्क भी रखना होगा, हमें अपने विचार रखने होंगे, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं निगेटिव के अंतर्गत आ जाएगा। उसका देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, वह शिक्षक की बातों को धैर्यपूर्वक सुनता है। तो देखिए ये तो आपका निगेटिव टैग वर्ड होगा नहीं, ये तो आपका पॉजिटिव में आएगा। लेकिन देखिए इसमें क्या दिया है, वह शिक्षक की बातों को बस धैर्यपूर्वक, बस वो बच्चा चुपचाप बैठा है और उसको धैर्यपूर्वक सुन रहा है, भले ही उसको समझ में आए कि ना आए, इससे कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हमारा पॉजिटिव कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 93।
किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की श्रृंखला कहलाती है। देखिए आपका ऑप्शन ए है उपपत्ति या फिर प्रूफ, उसके बाद एल्गोरिदम दिया है, उसके बाद सोपान क्रम या फिर अभिगृहित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू, किसको लागू करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए एक होता है दोस्तों आपका एल्गोरिदम, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है सोपान क्रम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल बी और सी, ठीक है। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपका कूट भाषा में दिया गया है, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपका कूट भाषा में दिया गया है, तो हमें यहीं को देख के हमें सिर्फ ऑप्शन को देख के आंसर नहीं लगाना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसा गलती किए हैं, मैंने कई बच्चों से बात किया, ठीक है, बस उसमें उन्होंने देखा कि इसका आंसर जैसे कि एल्गोरिदम आएगा तो उसने बस बी को लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर ये जो कूट दिया है इसको वो देख नहीं पाया, ये उसका सिली मिस्टेक होता है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया, 94 नंबर। देखिए यदि ए बी सी और डी क्रमशः विशिष्टीकरण, व्यापकीकरण, अनुमान लगाना और सिद्ध असिद्ध करना को प्रदर्शित करते हों तो चुनिए कि गणितीय तरीके से सोचने के दौरान हम किस मानसिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। अब देखिए इसमें आपको ये एक श्रृंखला के तौर पे, एक जाल के तौर पे दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो भी आंसर है ये सभी आंसर संभावित है, जिस हिसाब से हमने क्लास में पढ़ा है उसी हिसाब से हम एनालिसिस करके इसका आंसर बता रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। इस कथन का विस्तार करके हम कथन किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है के बारे में सोचते हैं। यह एक उदाहरण है। देखिए क्या बोल रहा है कि कोई सा भी वर्ग है, मान लीजिए इस प्रकार से वर्ग है, इसके चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। इसी अवधारणा को रख करके हम और क्या सोचते हैं कि कोई सा भी चतुर्भुज हो, ठीक है। अब वो चतुर्भुज आपका कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी चतुर्भुज हो, मान लो वो इस प्रकार से है, इसके चारों कोणों का योग भी आपका 360 अंश होता है, ठीक है। इस बारे में सोचना आपका क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यापकीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अच्छा यहाँ पर से नीला नीला कलर मिल जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि गणितीय प्रश्न को हल करने से किसी व्यक्ति की निम्नलिखित क्षमताएं बढ़ती हैं। अब देखिए अगर आप गणित को सॉल्व करोगे तो आपकी क्या क्या क्षमता बढ़ेगी, तो देखिए हम ऑप्शन को देखते हैं पहले क्या क्या दिया है। सुनिश्चित रूप से सोचने की क्षमता बिल्कुल बढ़ेगी भाई, सोचने की क्षमता बढ़ेगी अगर हम गणित के प्रश्न बनाते हैं तो। उसका देखिए बी में क्या दिया है, पैटर्नों और संबंधों को ढूंढने की क्षमता, तो किसी भी पैटर्न में हम संबंध को ढूंढेंगे, इसकी भी क्षमता बढ़ेगी अगर हम गणित को सॉल्व करते हैं तो। उसके बाद देखिए सी में क्या दिया है, तथ्यों को स्मृति में धारण करने की क्षमता। देखिए स्मृति में धारण करने की क्षमता मतलब ये क्या होता है दोस्तों आपका याद करने की क्षमता। तो देखिए आपका याद करना सबसे पहला होता है दोस्तों निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है, और हमें गणित को पढ़ने का यह मतलब नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ याद करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। उसके बाद डी में देखिए क्या दिया है, तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता। तो देखिए ये तो आपका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा कि तार्किक अपना और ये क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता जो है गणित के अगर हम प्रश्नों को बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा इसी की क्षमता जो है विकसित होगा। तो देखिए आपका ए बी और डी आपका किस में दिया है, ए बी और डी, ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका राइट आंसर। अभी हम न्यूमेरिकल के भी प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इजी प्रश्न था। अब देखिए 97 में क्या दिया है कि किन मॉडलों में सीखने को ऐसे विशिष्ट उपकरणों में बांटा जाता है जिन्हें बार बार के अभ्यास द्वारा हासिल किया जाता है। देखिए बार बार अभ्यास, अब बार बार हम अभ्यास किस में करते हैं दोस्तों, देखिए आपका क्या क्या दिया है, बैंकिंग मॉडल कहीं पर दिया है, बैंकिंग मॉडल दिया है। बैंकिंग मॉडल आपका रटंत्र प्रणाली पर आधारित होता है, मैंने आपको बताया था। तो अगर हम किसी चीज़ को रटेंगे, याद करेंगे, मतलब उसको हमें हमारे दिमाग में स्टोर रखने के लिए बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसमें आपका बैंकिंग मॉडल आ जाएगा पहला, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहीं से गलत हो जाएगा। अगर बी गलत हो जाएगा तो हमारा ये डी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब उसका देखिए आपका बी। अब देखिए इसमें क्या दिया आपका ऑप्शन नंबर ए में रचनावादी मॉडल जो है अब ये आपका अभ्यास के अंतर्गत नहीं होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका प्रोग्रामिंग और बैंकिंग मॉडल। प्रोग्रामिंग मॉडल में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हम बच्चे को एक तरीका बता देंगे सॉल्व करने का, ठीक। बच्चा क्या करेगा, उसी तरीका को यूज़ करके वो कई सारे प्रश्नों को बना सकता है, ये होता है आपका प्रोग्रामिंग मॉडल।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि कई क्वेश्चन में बार बार अभ्यास करना जो है निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये तो अभ्यास करना निगेटिव होता है, लेकिन अभ्यास करना जो है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है और निगेटिव टैग वर्ड होता है। जैसे कि देखिए, आपको 2 मिनट लेना चाहूँगा। मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, मान लीजिए विराट कोहली ही है। अब हम इसको बता देंगे कि भाई आपको इस प्रकार से क्रिकेट खेलना है, ये होता है बॉल, ये होता है बैट, ठीक है, ये होता है स्टंप, इस प्रकार से बॉल फेंका जाता है और आपको इस प्रकार से क्रिकेट खेलना है। ठीक है, बस उसको हमने बता दिया, फिर उसके बाद हम उसको घर भेज देंगे। तो क्या वो बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट हो सकता है क्या क्रिकेट खेलने में? नहीं, उसको अच्छा एक्सपर्ट होने के लिए बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपका अभ्यास करना जो है पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत भी आता है और निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत भी आता है। ये डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन पे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देखिए, रचनावादी कक्षा के संदर्भ में आकलन को कैसे देखा जाता है? ठीक है, अब देखिए रचनावादी कक्षा है, इसमें हम आकलन को कैसे देखेंगे? अब देखिए इसका ऑप्शन हम समझ लेते हैं क्या दिया है। यह सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देता है, बिल्कुल देता है भाई, ये तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी में क्या दिया है, यह दर्शाता है कि बच्चे ने क्या क्या गलत किया। ठीक है, तो ये हमारा होगा नहीं। उसका देखिए सी में क्या दिया है, यह केवल सीखने की, अब देखिए इसमें केवल आ गया तो केवल को ही देख के हम सबसे पहले काट देंगे। उसका देखिए डी में क्या दिया है कि सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है, तो ये हमारा रचनावादी कक्षा क्या हो जाता है कि सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ए और डी। ठीक है, तो ये हमारा किस में दिया दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए में, ए और डी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखिए 99 क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, बैंकिंग मॉडल के तहत सीखने वाले से क्या अपेक्षा होती है? अब देखिए बैंकिंग मॉडल मतलब याद रखना, ठीक है, रटंत प्रणाली पर आधारित। तो हम चलिए ऑप्शन में चलते हैं, सहपाठियों के साथ परस्पर सहयोग से काम करें। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम बी में क्या दिया है, सिखाई गई विधि से एक ही तरह के अनेक प्रश्न हल करें। तो ये आपका याद रखने के अंतर्गत तो आता है, लेकिन ये आपका प्रोग्रामिंग मॉडल के अंतर्गत भी आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या दिया है, याद रखने की क्षमता का अधिकतम उपयोग करें। अब देखिए यह तो आपका ऑप्शन नंबर सी में डायरेक्ट दिया है कि बैंकिंग मॉडल मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका याद रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 100, जोड़ की अवधारणा सिखाते समय सिद्धांततः किस क्रम में आगे बढ़ना चाहिए? देखिए अगर हमें किसी बच्चे को जोड़ सिखाना है तो सबसे पहले हम बच्चे को क्या चीज़ पहले बताएंगे, उसके बाद क्या बात बताएंगे, ये मतलब इसी क्रम में, कौन से क्रम में हम बताएंगे। ठीक है, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए हम किसी बच्चे को सबसे पहले कोई सॉलिड चीज़ बताएंगे। ठीक है भाई, कि हमारे ये इस प्रकार से है, ये हमारे कुछ भी बॉल है, फिर उसके बाद हम 2 बॉल को लेंगे, 3 बॉल को लेंगे, फिर उसको हम जोड़ेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले हम उसको ठोस चीज़ों को बताएंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उन ठोस चीज़ों का हम चित्र बनाएंगे। ठीक है, देखिए उसमें क्या दिया, उन ठोस चीज़ों का हम चित्र बनाएंगे, फिर उस चित्र का प्रतीक, ठीक है, उस चित्र का जो है प्रतीक कैसा होता है, कि कई बार हम देखते हैं ना कि कोई सा भी चित्र होता है उसको हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रतीक के रूप में लेते हैं, एक संकेत के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका आना चाहिए चित्र प्रतीक, उसके बाद आपका आखिरी में आना चाहिए दोस्तों संख्या प्रतीक। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अब देखते हैं व्यापम क्या लेता है इसका आंसर। वैसे तो अभी से आपको जो है क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी देखने को सुनने में आ रहा होगा कि देखिए इसमें आपका अभी जो पेपर हुआ उसमें क्या हुआ था, आपका जो गद्यांश का था, ठीक है, खास करके इंग्लिश में जो पैसेज था उसमें आपको ये निर्देश नहीं दिया गया था कि कौन से क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन तक का जो है आपका गद्यांश का क्वेश्चन है, इस प्रकार से निर्देश नहीं दिया गया था। और कई सारे सेट में सुनने को आ रहा है कि जो आपका पैसेज का क्वेश्चन पहले ही पूछ दिया गया था, फिर पैसेज बाद में दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका मिस्टेक होने के चांसेस हैं। अब इसमें देखते हैं कि व्यापम करता क्या है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 101। देखिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए आपका अब हमें सही कथन को निकालना है। देखिए प्रक्रियात्मक ज्ञान का संबंध किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया को जानने से है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा सही हो जाएगा कि प्रक्रियात्मक ज्ञान का संबंध कोई भी सवाल को हल करने की प्रक्रिया, ठीक है, उसके प्रक्रिया को ही जानना हमारा प्रक्रियात्मक ज्ञान के अंतर्गत आता है, मतलब ये आपका सही हो जाएगा। उसका देखिए बी में क्या दिया, गणित सीखने के लिए प्रक्रियात्मक ज्ञान का होना ही पर्याप्त। देखिए इसमें आपका निगेटिव टैग वर्ड, मैंने आपको बताया था दोस्तों, पॉजिटिव टैग वर्ड और निगेटिव टैग वर्ड से आप जो है 40 से 50%, चाहे आपका सीजी टेट हो, सी टेट हो या फिर शिक्षक भर्ती हो, ठीक है, 40 से 50% क्वेश्चन को आप बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड का यूज करके। अब देखिए इसमें क्या दिया, होना ही पर्याप्त है, मतलब सिर्फ यही विधि होगा, ये
ऐसा इस ऑप्शन में बोल रहे, तो ये तो हमारा होगा नहीं, ये तो आपका निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत में आता है। उसका देखिए सी में क्या दिया है, किसी अवधारणा को परिभाषित करना ही, देखिए इसमें भी आपका ही आ गया, मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा होगा नहीं। उसके बाद देखिए डी में क्या दिया है कि अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान में से किसी एक का विकास दूसरे के विकास में सहायक होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ए और डी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और डी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। ठीक है, दो विषम संख्याओं का योग, अब देखिए दो विषम संख्या है, इनका योग हमेशा एक सम संख्या होता है। इस कथन के सत्य व असत्य होने की जांच हम कैसे करेंगे? देखिए अनुभाविक विधि से, प्रयोग से, अवलोकन द्वारा या फिर निगमनिक तर्क द्वारा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका होना चाहिए अवलोकन द्वारा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों आपका अवलोकन द्वारा, लेकिन अनुभाविक विधि भी यही कहता है। ठीक है, अनुभाविक विधि भी यही सिद्ध करता है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं व्यापम इसको सी लेता है कि ए लेता है। ठीक है, इसमें सी और ए में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। अब व्यापम जो है इसका ए लेता है कि सी लेता है, इसका तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 103। देखिए यदि ए अमूर्त अवधारणाओं को, बी व्यापक विचारों को, सी मूर्त परिस्थितियों को और ए विशिष्ट स्थितियों को व्यक्त करते हों, तो दर्शाइए कि गणितीय विचार प्रायः कैसे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखिए पहले आपका देखिए बी में क्या दिया, सी से ए की ओर। सबसे पहले हम मूर्त चीज़ों को हम देखेंगे, उसके बाद हम उसके अमूर्त की ओर जाएंगे, मतलब सी से ए की ओर चलना। तो देखिए सी से ए की ओर आपका ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है। उसके बाद ए से बी की ओर विशिष्ट स्थितियों को व्यक्त करते हो, ए से जो है उसके बाद हम व्यापक विचारों में बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों तक पहुंचने के तरीके को कहते हैं। देखिए आपका निगमनिक तर्क, आगमनिक तर्क, अनुभाविक तर्क या फिर रचनावादी तर्क। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका अनुभाविक तर्क। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब यहाँ से हमारा पेडागोजी सेक्शन का जो है कंप्लीट होता है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों न्यूमेरिकल। ठीक है, हमारा 105 से स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल बहुत ही इजी पूछा गया था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत थी। देखिए इसमें अब क्या दिया है दोस्तों कि 0.0001 मैंने आपको बताया था। देखिए दशमलव वाले संख्या का भी मैंने आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाया था। देखिए मैंने आपको बता दिया था कि इस टॉपिक से आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पेपर 2 वाले बच्चों को बताया था कि एक बच्चे ने मुझे टेलीग्राम में मैसेज किया था दोस्तों कि मैथ्स का कोई एक ऐसा पार्ट बताइए जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है। ठीक है, आप चाहो तो टेलीग्राम में जा करके देख सकते हैं। तो उसको मैंने बोला था दोस्तों कि आप क्षेत्र मिति को पढ़िए। ठीक है, मैंने जो क्षेत्र मिति का मैराथन कराया है, ठीक है, तो उस क्षेत्र मिति वाले चैप्टर को पढ़िए, वहाँ से आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और आपका वर्ग दो के पेपर 2 में, ठीक है पेपर 2 में मैथ्स सेक्शन से सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका क्षेत्र मिति से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र मिति से। ठीक है, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे आपका त्रिभुज, चतुर्भुज, बेलन, घन, घनाभ, यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका मैंने बहुत ही अच्छा मैराथन क्लास मैं आपको बता दिया था कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। जो भी बच्चा उस मैराथन क्लास को देख करके गया होगा उनसे बिल्कुल जाहिर से सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन गया होगा। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक के बाद जो भी जीरो है इसको हमें नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता। अब देखिए इसके बाद क्या दिया है दोस्तों कि 0.0001 इस प्रकार से दिया है। हमें इसका वर्गमूल निकालना भाग विधि से, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 सेकंड ही लगने चाहिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या होता है दोस्तों, इसमें हम पेयर बनाते हैं। ये तो सिंगल हो गया, फिर ये आपका देखिए 0 से 0 बार जाएगा, ये 0 हो गया। दशमलव होता है, हमने दशमलव को लगा दिया, ये 0 और 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद हम पेयर को नीचे डालते हैं। ठीक है, ये हमारे 0 हो गया, फिर से ये आपका ये 0 बार में ही जाएगा, ये हमारे 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद हम फिर से पेयर के साथ इसको नीचे लाएंगे दोस्तों, तो हमारे ये क्या हो जाएगा 0
1, ठीक है। अभी हमारे कितने बार में जाएगा दोस्तों, एक बार में जाएगा, मतलब ये एक बार में गया, मतलब 0.01, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। देखिए 0.01, देखिए 0.001, ये तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब देखिए 0.01 आपका बी में भी दिया है, सी में भी दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके कोई सा भी संख्या हो उसके बाद में जो भी जीरो रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। तो ऐसे हमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दिया है, मतलब ये आपका बी, सी और डी, ठीक है, तीनों का मान 0.01 तीनों का मान दिया गया, ठीक है। मतलब ये हमारा बी, सी और डी तीनों सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों। उसके बाद हमें ये जो कूट दिया गया है इसको भी देखना है, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे यहीं से आंसर लगा करके आए हैं। मैंने कई बच्चे से बात किया, वो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। अभी आगे हम और इसी प्रकार से प्रश्न देखेंगे। उन्होंने इस प्रकार से सॉल्व किया, फिर ये आपका ऑप्शन ए, बी, सी जो भी होगा उसको लगा करके आ गया। उसके बाद ये नीचे में ये जो कूट दिया है इसको वो देखना भूल गए, ठीक है। तो इस प्रकार से सिली मिस्टेक हमें नहीं करना। देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया दोस्तों, आपका बी, सी और डी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए उसके बाद हमारा 106 नंबर क्या दिया है, देखिए ये साइड में जो भी आपका सॉल्यूशन दिया गया है इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। देखिए क्या दिया दोस्तों, आपका एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, तब 0 * 1 ये आपका ब्रैकेट में है। उसके बाद स्टार 2 का मान क्या हो जाएगा। देखिए इसमें हमें कुछ नहीं करना। अब कई सारे बच्चे इसमें टाइम वेस्ट किए होंगे, आपके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी वाला सूत्र लगेगा, क्या सूत्र होगा, क्या फार्मूला लगेगा, ठीक है। देखिए जिसका भी है वो भी इसी प्रकार से मिस्टेक कर रहा था, ठीक है। तो हमें इस प्रकार से मिस्टेक नहीं करना। बस हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो वैल्यू दिया है आपको, हमें इसी वैल्यू को इस इक्वेशन में रखना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 0 * 1 को, देखिए एक्स स्टार वाई का मान ये दिया गया है। सबसे पहले हम 0 * 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब एक्स का मान 0 और ये वाई का मान 1। तो इस इक्वेशन में हम पहले 0 और 1 को रख के देखते हैं। तो यहाँ पर 0 का क्यूब मतलब ये 0 हो जाएगा, प्लस वाई का क्यूब मतलब 1 का क्यूब ये आपका 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब ये आपका 1 का क्यूब हो गया। उसके बाद देखिए उसके प्लस में क्या दिया दोस्तों, 3 × x × y, मतलब 3 × 0 × 1, मतलब ये आपका पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। मतलब 0 * 1 को सॉल्व करने पर ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। उसके बाद 1 * 2 को हम सॉल्व करेंगे, 1 * 2 को हम सॉल्व करेंगे तो x का मान 1 रखना है और y का मान क्या रखना है दोस्तों, आपका 2। तो यहाँ पर हम रखते हैं इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा दोस्तों x क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस y क्यूब मतलब ये आपका 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका क्या दिया है, प्लस दिया है 3 × 1 × 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 × 1 × 2। उसके ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1 + 2, 1 + 2। तो यहाँ पर इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1 + 2 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 8। उसके बाद 3 × 1 × 2 मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 और 1 3, ठीक है। मतलब ये 8 और 1 9, कितना हो गया ये 8 और 1 9 धन 6 या कितना हो जाएगा दोस्तों 18। 9 और 18 को जोड़ने पर ही हमारा कितना आ जाएगा, 9 और 18 कितना हो गया दोस्तों 27। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप सभी से बना होगा। देखिए मैंने आपको प्रतिशत में बताया था, बिल्कुल हलवा सा प्रश्न पूछता है आपका वर्ग 3 में, खास करके प्रतिशत वाले चैप्टर से, ठीक है। यहाँ पर से जो कैलकुलेशन है इन सभी पे आप ध्यान मत दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या दिया दोस्तों, 0.72 बराबर ये आपका क्वेश्चन मार्क है और ये प्रतिशत में है, इसका मान क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको हम बनाते हैं, इसको हम थोड़ा नीचे करके बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर से थोड़ा चलिए देखिए क्या दिया दोस्तों, 0.72 बराबर यहाँ पर से क्वेश्चन मार्क है, इसको हम मान लेते हैं x इंटू, अब देखिए प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाना है, मतलब हम क्या कर देंगे दोस्तों, बटे में 100, ठीक है। ये यहाँ पर से इंटू को हटा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों x बटे में 100, मतलब 1 से बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका 0.72 × 100। अब 0.72 में अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए दशमलव जो है 2 स्थान आगे खिसक जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा दोस्तों 72। तो 1 का मान 72, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए बनाने के लिए मुश्किल से 6 से 7 सेकेंड ही लगेंगे इस प्रकार के प्रश्न को। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया दोस्तों, 1 हेक्टोलीटर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आपके 10,000 सेंटीलीटर, 100 घन डेसीमीटर, ठीक है, 1000 घन सेंटीमीटर, 10 की घात 8 घन मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल ए बी तथा डी, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए बी तथा डी, आपका ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी हमने सॉल्व किया है। अगर आपने हमारा पूरा क्लास देखा होगा तो निश्चित है आपसे सभी प्रश्न बने होंगे बिल्कुल आसान तरीके से। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों आपका 109 कि 4 भिन्न हमें इस प्रकार से दिया गया है, इस भिन्नों का औसत
इन भिन्नों का औसत हमें निकालना। तो औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर हम सभी प्रेक्षण का योग कर देते हैं। तो इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों 4 3 12 और 1 13, 13 बटे 4। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पास, ये हो जाएगा 13 बटे 4। उसके बाद देखिए 8 दूने 16 और ये 16 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 21 बटे, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 8, ये हो जाएगा 21 बटे 8। ठीक है, धन उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 चौक 16 और ये 16 और 3 19, 19 बटे 4। ठीक है, उसके बाद धन और क्या हो जाएगा दोस्तों आपका देखिए 5 चौक 20, 20 और ये 7 27, 27 बटे 4। ये हो गया हमारा ये पहला स्टेप। अब देखिए इसका हमें निकालना है औसत, मतलब सभी को हमें जोड़ देना है। तो देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा दोस्तों 13 गुणित 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 13 दूने 26। उसके बाद धन ये 21 का 21, क्योंकि 8 को 8 से भाग करने पर एक ही आएगा। उसके बाद धन 19, 19 दूने 38। ठीक है, भिन्नों का जोड़ घटा मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है। ये हो जाएगा दोस्तों 19 दूने 38, धन ये हो जाएगा दोस्तों आपका 27 दूने 54। ठीक है, 27 दूने 54। तो एक स्टेप हम डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो गया दोस्तों आपका प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर और क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए टोटल कितने प्रेक्षण है आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा दोस्तों गुणा में 4। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 6 और 1 7, ये हो जाएगा दोस्तों 7 दूने 14 और 1 15, 15 और 4 19। ठीक है, 19 की 9 बचा 1, 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना आ गया दोस्तों हमारा 139। ये हमारा आ गया 139 और ये कितना आ जाएगा दोस्तों 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32। अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, नीचे में देखिए 32 किस में दिया है आपका ऑप्शन ए और डी में। ठीक है, आप चाहो तो बी और सी को काट सकते हो। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ए और डी में दिया गया है। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, 132 भागित 139, ये भागित में क्या हो जाएगा दोस्तों 32। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये कितने बार में जाएगा दोस्तों आपका 4 बार में। ये 4 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 128। ठीक है, मतलब कितना बच जाएगा आपका 11, मतलब 4 से ही 11 बटे 32। ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल आसान से प्रश्न है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए 110 नंबर संख्या 5 3 7 6 8 2 में 7 के स्थानीय मान एवं जाति मान का अंतर। देखिए मैंने आपको बार बार बोला है, ठीक है दोस्तों, आपके स्थानीय मान और जाति मान से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, अब देखिए इससे जो है सस्ता प्रश्न आज के सेशन में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 7000। ठीक है, 7 के स्थानीय मान आपका कितना हो जाएगा 7000। और ये 7 का जाति मान क्या हो जाएगा दोस्तों, जाति मान उसका खुद का मान होता है, मतलब इसमें हम 7 को माइनस कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका 3 9 9 और ये 6993। ये आपका देखिए किस में दिया दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, 6993। तो देखिए यहाँ से हमें आंसर नहीं लेना है। ठीक है, मैं आपको बार बार बोलूँगा, यहाँ से आपको ये जो कूट दिया गया है इसको भी देखना है। कई बच्चे मिस्टेक किए हैं। ठीक है, कई बच्चे मिस्टेक किए हैं, यहाँ पर उन्होंने जल्दबाजी में कूट को नहीं देखा, फिर यहाँ से वो गलत करके आ गए। देखिए जानते हुए भी गलत करना ये होता है दोस्तों सिली मिस्टेक। ठीक है, जानते हुए भी गलत करना, और ये सबसे ज़्यादा अखरता है अगर आप जान रहे हो उसके बाद भी गलत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को नहीं लेना दोस्तों। आपका देखिए कूट में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए में केवल और केवल सी, हमें लेना है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए को। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखिए ये अभी हमने पीछे में मैथ्स सॉल्व किया तो ये इसका थोड़ा सा आ गया। देखिए क्या दिया दोस्तों, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अभिकथन ए, पी किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है जबकि क्यू उसी काम को 5 दिनों में पूरा करता है तथा दोनों को समान मजदूरी दिया जाता है। अब देखिए उसके बाद कारण क्या दिया दोस्तों, क्यू को आसान काम दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए आपका क्या क्या दिया है, अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है कि दोनों असत्य है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए पी और क्यू जो है अपने अपने हिसाब से काम को कर रहे हैं, मतलब आपका ये कथन ए तो सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कारण आर क्या बोल रहा है दोस्तों, कि क्यू को आसान काम दिया गया है। ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि क्यू को आसान काम दिया गया हो, क्या पता क्यू आलसी होगा, वो जो है काम करने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा कारण आर गलत हो जाएगा। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, अभिकथन ए सत्य है परंतु आर कारण असत्य है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन और बहुत ही आसान सा प्रश्न। देखिए क्या दिया, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब हमें देखिए सुमेलित करना है। देखिए दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा। देखिए अब अगर हमें फॉर्मूला पता है 2ab/a+b किलोमीटर प्रति घंटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है दोस्तों आपका औसत चाल का। ठीक है, ये होता है आपका औसत चाल का। देखिए इसमें औसत चाल किस में दिया गया दोस्तों, इसमें दिया गया हमें औसत चाल, देखिए किलोमीटर औसत चाल हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो देखिए आपका 3 का ए कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, इसको हम मिलाएंगे। उसके बाद देखिए आपका फर्स्ट में और क्या दिया है, बी घंटा में 1 किलोमीटर में
ठीक है। दूरी तय करने पर चाल क्या होगी, तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दोस्तों आपका दूरी बटे समय। इसमें देखिए क्या दिया चाल, अब दूरी बटे समय, दूरी बटे समय के रूप में आपका और किस में दिया गया है, देखिए ये आपका दिया दोस्तों आपका a बटे बी किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, a बटे बी किलोमीटर प्रति घंटा। ए आपका क्या है दोस्तों, ए किलोमीटर है मतलब ये हो जाएगा दूरी, बी आपका घंटा में है मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपका समय। मतलब देखिए पहला का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका डी, पहला का हो जाएगा दोस्तों आपका डी, और अभी हमने देखा था तीसरा का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तीसरा का ए, तीसरा का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ए। अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, हम ऑप्शन को भी एक एक नज़र डालते चलेंगे, सभी को जो है बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला का डी हमने देखा था, पहला का डी और तीसरा का ए, ठीक है, तीसरा का ए, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है, और कहीं है क्या पहला का डी नहीं है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, ठीक है। हमें सभी प्रश्नों को हल करने की जरूरत नहीं है अगर ये आपको कूट के रूप में दिया हो तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। चलिए हम पेन को ही चेंज कर लेते हैं क्योंकि पीछे साइड में छप रहा है, ठीक है। देखिए हमारा 113 नंबर क्या दिया दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को मैं आपको कई बार बताया था, और ये हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा था उसमें भी मैंने आपको इस प्रकार के प्रश्नों को कई बार सॉल्व करके बताया हुआ था। इसमें क्या दिया दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ही आपका ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए, इसका मान क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें दिया गया दोस्तों 4 ऑप्शन, हमें चारों ऑप्शन को बनाना क्या, अगर हम चारों ऑप्शन को बनाएंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो हम देखिए पहले हम एक ऑप्शन को बना करके देखते हैं, ठीक है, हम पहले एक ऑप्शन को बना करके देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया दोस्तों, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। अब देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 दूने 6, इसका एलसीएम क्या आ गया दोस्तों आपका 3 दूने 6। तो देखिए सबसे पहले इसको हम a बटे बी के रूप में लिख लेते हैं। अगर इसको मैं a बटे बी के रूप में लिखूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, a बटे बी मतलब 1 बटे 2 अनुपात, उसके बाद b बटे सी मतलब 2 बटे 3 अनुपात सी बटे ए, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3 बटे 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 बटे 1। अब देखिए यहाँ पर इन सभी का एलसीएम क्या है दोस्तों 6, तो इसको हम 6 से गुणा करके देखेंगे, ठीक है। अगर मैं इसके साथ 6 का गुणा करूँगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 2 तिया 6 अनुपात में, ठीक है। अगर इसके साथ मैं 6 का गुणा करूँगा तो हमारा 3 एकम 3 3 दूने 6, मतलब ये क्या आ जाएगा दोस्तों 2 दूने 4, ठीक है। फिर से अनुपात में अगर यहाँ पर भी मैं अगर आपका 6 से गुणा करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 6 तिया 18, ठीक है, 3 अनुपात 4 अनुपात 18। तो देखिए आपका 3 अनुपात 4 अनुपात 18 किस में दिया है दोस्तों, आपका ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर सी में, मतलब पहला का सी, ठीक है। अब देखिए पहला का सी किस में दिया है, पहला का सी, ये पहला का ये तो सभी गलत हो जाएंगे। पहला का सी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमें बाकी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो, लेकिन एग्जाम के टाइम हमें बाकी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति ने दो स्कूटी में से प्रत्येक को रुपये 98,000 में बेचकर एक पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि उठाई, तो पूरे लेन देन में उसको कितने प्रतिशत का लाभ या फिर हानि होगा। देखिए मैंने आपको कई बार बोला था कि इस प्रकार से प्रश्न आता है, ठीक है। अगर हमें देखिए सेम प्रतिशत में लाभ हो और सेम प्रतिशत में हानि हो तो हमेशा हानि ही होगा, चाहे आपको बोल दे कि आपको पहले 20% का लाभ होता है फिर 20% का हानि होता है, तो हमेशा हमें हानि ही होगा। ये मैंने आपको कई बार बोला था, और कई बार मैंने आपको टेलीग्राम में इस प्रकार से क्वेश्चन को भी डाला था, ठीक है। मतलब देखिए ये आपका लाभ वाला तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अगर हम किसी को लेते हैं 15% का लाभ होता है 15% की हानि होती है, तो ये आपका 225% की हानि तो नहीं हो जाएगी, ठीक है, 225% की हानि नहीं होगी। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन को बिना बनाए हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिना बनाए। आप चाहो तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखिए इसको हम फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दोस्तों जो जिन्होंने स्मार्ट स्टडी किया होगा उसका वो बच्चे क्या किए होंगे, सिर्फ और सिर्फ देख करके इसका आंसर ला लिए होंगे, ठीक है। देखिए आपके जानने के लिए मैं इसको और बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक बार लाभ हो और एक बार हानि हो तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था दोस्तों, ए माइनस बी, ठीक है, माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। उसमें अगर हम रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 15 माइनस 15, ठीक है, माइनस 15 गुणित 15, ठीक है, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 100, ठीक है, ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ठीक है। और अगर दोनों में जो है लाभ हो या फिर कोई सा भी वर्ग हो या फिर आया, तो उसके क्षेत्रफल के मतलब उसके दोनों साइड में अगर बढ़ोतरी हो रहा हो तब के कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा ए मतलब सभी जो है हमारा प्लस प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो इस फार्मूला को आप बिल्कुल याद रखिएगा, इसी प्रकार से आपको जो है शिक्षक भर्ती में भी पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 15 से 15 कैंसिल हो गया, माइनस में आ रहा है, देखिए माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब क्या होता है दोस्तों, हानि हो रहा है, ठीक है। 15 ×
गुणित 15 करने पर हमारा जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, इसको हम कटा देते हैं। देखिए 5 तिया 15 ये हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा 20 पंचे 100, फिर से 5 तिया 15 और ये 5 चौक 20, मतलब 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9/4, 9/4 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 2.25% हानि, ठीक है। माइनस का मतलब होता है हानि, ठीक है। इससे और इजी प्रश्न आपको नहीं पूछ सकता, ठीक है, बहुत ईजी प्रश्न है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए 115 नंबर का क्या दोस्तों, देखिए इसमें मैथ्स अगर न्यूमेरिकल में ज़्यादा कैलकुलेशन वाला प्रश्न नहीं आया था, ये कूट वाला प्रश्न काफ़ी सारा डाल दिया था। तो इसी प्रकार के प्रश्नों में काफ़ी बच्चे जो है कंफ्यूज हो गए और काफ़ी बच्चे जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से के प्रश्नों को हमें समझना है, इसमें हमें अपना स्मार्ट जो है तरीका अपनाना है इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए। देखिए क्या दिया कि एक घन आपका आयतन ज्ञात करने के लिए जो भी चरण दिया गया उसको हमें व्यवस्थित करना है। अब देखिए सिंपल सा अगर आयतन पूछ दिया होता तो आयतन तो हमें पता है, लेकिन क्या बोला दोस्तों, सबसे पहले हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए अगर हमें घनाभ का आयतन चाहिए, ठीक है, कोई से भी घनाभ है दोस्तों उसका आयतन चाहिए, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। मतलब सबसे पहले हमें देखिए घनाभ की लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, उसके बाद ऊंचाई चाहिए, ठीक है, ये हमें पहचानने आना चाहिए। तो देखिए पहला हमारा सी पहले आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम मान को रखेंगे, ठीक है। पहले अगर हम पहचानेंगे ही नहीं कि लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है, तो हम मान को कैसे रखेंगे। मतलब सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और ऊंचाई क्या है। तो पहले हमारा सी आ जाएगा, उसके बाद हम मान को रखेंगे। देखिए पहले सी उसके बाद डी किसमें दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, हमें बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल हटा दीजिए बाकी को, ठीक है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको टाइम को बचा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 116 नंबर 116 नंबर देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों, यदि भिन्नों 0.75, 3/5, 7/25, 1.57 को अवरोही क्रम में ले तो शुरू में तीसरा भिन्न कौन सा होगा। देखिए अवरोही क्रम, आरोही और अवरोही क्रम, ये भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। आरोही मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों बढ़ते, अवरोही मतलब क्या हो जाएगा घटते। मतलब इसको हमें घटते क्रम में जमाना है, ठीक है, इसको हमें घटते क्रम में जमाना है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 1.57 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखिए सबसे बड़ा वैल्यू क्या दिख रहा है हमें 1.57। उसके बाद देखिए इसको हम भाग करके देख लेते हैं, 3 भागित हम 5 कर देते हैं, 3 भागित 5, ठीक है। ये आपका 0 बार में आ जाएगा दोस्तों, 3 हो गया, दशमलव लगा दिए, 0 बढ़ गया, 5 छक्के 30, मतलब 0.6 आ गया, ठीक है। इसका मान हमारा क्या आ गया दोस्तों 0.6। उसके बाद हम 7 को जो है 7/25 भी हम करके देख लेते हैं, 7/25 ये हमारे 0 बार में चला जाएगा दोस्तों, ये हमारा दशमलव लगा दिए 0, 25 दूने 50 आ गया दोस्तों, ये हमारा कितना बच गया, ये हो गया मतलब 0.2, ठीक है, 0.2, ठीक है। ये होता है जल्दीबाजी से क्वेश्चन को बनाने का तरीका, ठीक है। इस प्रकार से हम बनाएंगे। देखिए इसको हमने भाग करके देख लिया तो 1.75 सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ये आपका देखिए कितना कितना है 0.6 और 0.2, उसके बाद हमारा 0.75 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड में क्या आ जाएगा दोस्तों 0.75, उसके बाद हमारा थर्ड नंबर में क्या आ जाएगा दोस्तों 0.6, उसके बाद हमारा फोर्थ में क्या आ जाएगा दोस्तों 0.2। इस प्रकार से हमें व्यवस्थित करना है, ठीक है। चूँकि हमें अवरोही क्रम में करना है, मतलब घटते क्रम में, सबसे बड़ा उसके बाद छोटा फिर छोटा फिर छोटा। अब इसी क्रम में हमारा तीसरा संख्या कौन सा हो जाएगा, यही हमें पूछा है, तीसरा भिन्न कौन सा हो जाएगा। तो 0.6 आपका किसको सॉल्व करने पे आया है दोस्तों, तो यह है आपका 3/5, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए भुजा ए तथा विकर्ण 2D1 वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए हमें जो भी चरण दिया गया दोस्तों, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा। देखिए इसी प्रकार के प्रश्न ज़्यादा टाइम को खाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा ये हमें देखना है। तो देखिए क्वेश्चन को आप समझिए। देखिए पहले हमें एक विकर्ण का मान दिया गया है, ठीक है, 2D1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम D1 और D2 का मान तो रखेंगे नहीं, क्योंकि हमें पहले D2 का मान हमें पता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक क्षेत्रफल तो आएगा नहीं, क्षेत्रफल की हम गणना करेंगे नहीं। सबसे पहला काम क्या होगा दोस्तों कि दूसरे विकर्ण 2D2 का मान हमें निकालेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले दूसरे विकर्ण का हम मान निकालेंगे, मतलब ए हमारा सबसे पहले आ जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं इसके कूट की ओर। देखिए क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए क्या दिया, सबसे पहले आपका एक इसमें दिया, डी में दिया है, ठीक है। सबसे पहले आपका एक इसमें दिया दोस्तों, डी में, मतलब यही हो जाएगा हमारा आंसर। हमें और आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ हमने क्वेश्चन को देखा और ये हमें आंसर मिल गया। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या दिया 118 नंबर, बिल्कुल जिन्होंने हमारे चैनल से पढ़ा होगा मैथ्स को, वो बिल्कुल 20 मिनट में सारे प्रश्नों को बना लिए होंगे। मैथ्स का पूरा 30 में 30 प्रश्न उनसे पूरे के पूरे 20 मिनट में बने होंगे। हाँ, हालांकि पेडागॉजी के कई क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको काफ़ी सोच विचार करना पड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया 118 नंबर, कितने समय में ₹600 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 360 हो जाएगा।
देखिए कितना सिंपल सा है, साधारण ब्याज का प्रश्न। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, आपका देखिए ब्याज बराबर, इसमें ब्याज कितना दिया है, ब्याज कितना दिया है 360, ठीक है। ब्याज बराबर होता है दोस्तों आपका मूलधन, मूलधन कितना दिया है 600 गुणित दर, दर कितना दिया है दोस्तों 6, समय हमें निकालना है, उसको हम मान लेते हैं x बटे में 100। मतलब 100 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 360 गुणित 100 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 600 गुणित 6, ठीक है, ये हो जाएगा 600। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 छक्का कितना हो जाएगा दोस्तों 6 छक्का 36, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 36 एकम 36, ये भी 36 एकम 36, मतलब 100 का मान कितना आएगा दोस्तों 10 वर्ष। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। मैंने आपको कई बार बोला था कि आप साधारण ब्याज से जो है खास करके पेपर 1 में, ठीक है, मतलब ये आपका वर्ग 3 वाला में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 2 में थोड़ा सा घुमाया जाता है क्योंकि उसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी देखने को मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, 119 नंबर। देखिए दो संख्याओं a तथा b के एचसीएफ तथा एलसीएम के बीच संबंध है। तो देखिए दो संख्या है a और b, इसके एचसीएफ और एलसीएम के बीच क्या संबंध होगा ये हमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लेंदी मान सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको सभी ऑप्शन को जो है बना करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लेंदी मान सकते हैं। तो देखिए क्या दिया है, पहले दो संख्या a तथा b। अब a और b का अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका एचसीएफ आ जाएगा आपका 1, ठीक है, इसका एचसीएफ आ जाएगा आपका 1, और इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका a इंटू बी, मतलब a भी आ जाएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 1, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका a भी। अब आपको इसी को लेकर के बनाना है। देखिए आपका क्या दिया है, एचसीएफ इंटू ए बी, ठीक है, सॉरी एचसीएफ ऑफ ए बी का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ का ए बी कितना हो जाएगा दोस्तों 1 इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एलसीएम ऑफ ए बी कितना है, ये हो जाएगा ए बी। मतलब इसको हम सॉल्व करें, इसको हमने सॉल्व किया इस साइड को, इसके हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया है, तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये हमारा आ गया ए इंटू बी, ठीक है, ए बी इंटू 1 करने पर ये हमारा क्या आ गया ए बी। बराबर में ये आपका क्या दिया देखिए ए इंटू बी, ठीक है, मतलब ए बी बराबर ए बी, मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट प्रश्न। देखिए ये तो आपका मुझे लगता है कि ये कंप्यूटर का प्रश्न है। देखिए टाइम कैलकुलेटर से दिनों, घंटों तथा मिनटों एवं सेकंडों का योग ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए हम पहले कैलकुलेटर में हम ऐड प्लस प्लस को प्रविष्ट करेंगे, फिर हम इसके मानों को कैलकुलेटर में प्रविष्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी इस क्वेश्चन में मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो देखिए इसका मेरे हिसाब से राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं कि व्यापम इसका क्या आंसर लेता है, ठीक है। तो ये तो हमें आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये रहे दोस्तों आपका टोटल 30 क्वेश्चन आपका पेपर 1 का। इसके बाद हम देखेंगे पेपर 2 का जो है मैथ्स और साइंस किस प्रकार से भी पूछा गया था। उसमें मैंने आपको जो देखिए साइंस का हमने तो ज़्यादा क्लास ले नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी दोस्तों जितना हमने मैराथन क्लास में कराया था वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिला है साइंस में, ठीक है। आपका पेपर 2 के साइंस में खास करके आपका चालन संबंध, विकिरण से, या फिर आपके बैक्टीरिया और ये वायरस से, ये चुंबकत्व से, और इन्हीं प्रकार से कई टॉपिकों से उसमें से भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी का बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम में उसका स्क्रीनशॉट या फिर उस क्वेश्चन का फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं। अब देखिए आपका पेपर तो हो गया, ठीक है, जैसा भी गया, अगर आपका पेपर तो यहाँ तक हो गया सीजी टेट का। अब आपका पेपर जैसे भी गया, ठीक है, अभी आपके सामने सी टेट भी है, आप चाहो तो उसको भी उस पेपर को भी दिलाइए। अब इसके बाद दोस्तों आपका शिक्षक भर्ती, देखिए कभी भी आ सकता है आपका शिक्षक भर्ती। तो उसको अगर आपको जॉब लेना है तो उसको आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, क्योंकि पहला आपका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, कंपटीशन आपको काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये मेरे बोलने से या किसी के बोलने से कंपटीशन कम तो होगा नहीं, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। और उसमें जो है क्वेश्चन का लेवल आप समझिए, ठीक है, किस प्रकार के किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खास करके पेपर 2 में, ठीक है। पेपर 2 का जो मैथ्स है वो थोड़ा कैलकुलेशन वाला आया था। तो देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, वैकेंसी आता है उसके बाद तैयारी करते हैं। अब देखिए कई बच्चे क्या करेंगे, अब कहीं कहीं गांव घूमेंगे या फिर वो आराम करेंगे, ठीक है, मतलब जब भी अब भर्ती तो आने वाली है नहीं, जब भी आएगा हम उसके बाद तैयारी करेंगे। तो ये हमारा स्टडी करने का तरीका नहीं है। आप अभी से स्टडी कीजिए। देखिए अगर आपको जॉब लेना है तो आप अपने उस सेक्शन को जो आपका वीक है, ठीक है, चाहे आपका साइंस हो, मैथ्स हो, पेडागॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी सेक्शन में आपका सबसे कम नंबर आ रहा है आप उसी सेक्शन में सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है, उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। देखिए आपका चाहे गणित हो, कोई एक बच्चा बोलता है कि मेरा गणित कमज़ोर है, तो वो बच्चा गणित में हमेशा कमज़ोर नहीं होता, ठीक है, वो बच्चा गणित में हमेशा कमज़ोर नहीं होता। अगर वो अच्छा प्रैक्टिस करता है, ठीक है, अगर वो अच्छा प्रैक्टिस करता है तो वो गणित में एक्सपर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई सा भी हमारा सब्जेक्ट, कोई सा भी टॉपिक जो है उसमें हम कमज़ोर नहीं होते, उसमें हमारा प्रैक्टिस कमज़ोर होता है। तो आप उसका अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए।
मैं आपको इसके बाद अभी हम देखेंगे दोस्तों हॉस्टल वार्डन का, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टीचर भर्ती का। टीचर भर्ती का हम फिर से गणित को पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ना फिर से स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए आप सभी हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें खास करके गणित और साइंस का कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं, चाहे आपका पेडागॉजी हो या फिर आपका न्यूमेरिकल हो। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। हम पेपर 2 के क्वेश्चन को लेकर के अगले क्लास में हम देखेंगे पेपर 2 के गणित के प्रश्न और हम साइंस के प्रश्नों को। तो फिर आप सभी को मैं फिर से कहना चाहूँगा कि चाहे आपका पेपर कैसे भी गया हो, आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करना अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।